नमस्कार प्रिय बच्चों। बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उप विषय हमने उपनिषद पढ़ा। उससे पूर्व हमने वैदिक संस्कृति और आर्यों का आना, वेद आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आज हम पढ़ेंगे, ये देखिए आपके समक्ष है, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। जैसे कि उपनिषदों में बताया कि उपनिषद जो है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। वैज्ञानिक ज्ञान को ठीक मानते हैं। किसी भी चीज़ के पीछे कोई कारण होता है तो वहाँ का जो ज्ञान है वो कहाँ पे कार्यभूत होता है? व्यक्तिवादी दर्शन में। व्यक्तिवादी दर्शन का तात्पर्य है जो मनुष्य को लेकर के चलता है, जिसके केंद्र में मनुष्य है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए, उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप में से प्रगति करने के लिए बहुत ज़रूरी है शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन या और किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी है। इसी प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप में निहित है। महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। कहने का तात्पर्य, जब मनुष्य स्वस्थ होता है, उसकी मानसिकता स्वस्थ का मतलब केवल शरीर स्वस्थ होने से नहीं है। मनुष्य का तन और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए। हमारी मानसिकता भी स्वस्थ हो, हम मनुष्य के हित के लिए सोचें। हमारे में विध्वंसात्मक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हम सकारात्मक सोचें, आशावादी रहें। यह होता है मनुष्य का सबसे अच्छा दर्शन। जो व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां हैं वो इसी पर जो है टिके हुए हैं। तो गांधी जी के जो आंदोलन है उनमें जो मनोवृत्ति काम कर रही है, उसकी समझ के लिए नेहरू जी ने माना है कि हम इस दर्शन के लाभ और हानियों को पहचानें। तो आइए देखिए, भारतीय आर्य अपने से भिन्न और औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते थे। ये हमने पूर्व में पढ़ा है बच्चों कि जो आर्य थे उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बड़ा सुखद था। वे परलोक की कामना नहीं करते थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि इस जीवन के बाद उनका क्या होगा। वे अपने इसी जीवन को स्वस्थ मानसिकता के साथ जीने पर जोर देते थे। तो यही कारण है कि वो औरों के जो विश्वास हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उन पे किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है नहीं करते थे और उनके प्रति एक सहनशीलतापूर्ण दृष्टिकोण उनका रहा। यही कारण है कि वो व्यर्थ के झगड़ों में कभी नहीं पड़ते थे, क्योंकि व्यर्थ के जो झगड़े होते हैं वो एक तरह से समाज को विश्रंखलित करते हैं। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की ज़िंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियाँ बहुत अनोखी थी। कहने का मतलब यह है कि आर्यों की इस मनोवृत्ति से हमें ये पता चलता है कि आर्य जाति सुसंस्कृत जाति थी। उसके पास एक स्वस्थ मस्तिष्क था जो दूसरों को सहन करना जानता है, जो दूसरों को अपने में आत्मसात करना जानता है। ऐसा ही जो सांस्कृतिक मानव होता है, एक सभ्य संस्कृति का निर्माण करता है। इसीलिए आर्यों को सुसंस्कृत मानव कहा गया है। इसके पीछे बहुत कुछ उनकी सोच काम करती है, उनका स्वस्थ मानसिकतापूर्ण, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण कार्य करता है। लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मनुष्यों के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। देखिए बेटा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छा है तो उसके साथ कुछ बुरा भी जुड़ जाता है। यदि ये चीज़ उनमें अच्छी थी तो वो अपने तक तो बहुत ठीक था, लेकिन जब हम उसको एक समूह के प्रति दायित्व समझते हैं तो वो चीज़ थोड़ी ढीली हो जाती है। समाज के प्रति उनका पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उससे हमारी दृष्टि हट जाती है। यही कारण है कि उन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्वों को उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि देना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उसके मन में एक समग्र समाज की न कोई कल्पना थी, न उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकात्मकता महसूस करे। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। किसी
प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। मुनासिब मतलब उपयुक्त और गैर मुनासिब अनुपयुक्त। व्यक्तिवाद, अलगाव और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। ये कहा जा सकता है कि जातीय व्यवस्था में शक्ति बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। कहने का मतलब, समाज के प्रति अपने दायित्वों को जितना उन्हें निभाना चाहिए था उतना उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जो वर्ण व्यवस्था आर्यों ने बनाई थी वो धीरे धीरे उसका ढांचा जो था विकृत होता चला गया, वह एक रूढ़ बन गई। और आगे चल करके इससे क्या हुआ, बौद्धिक जड़ता। बौद्धिक जड़ता मतलब जो कहें कि समझ का जो दायरा था वो सीमित हो गया। और ये जो रचनात्मकता है, उनकी जो एक रचनात्मकता थी समाज को वर्णों में बांटना, यह जो है उतनी प्रभावशाली नहीं रही जितना कि उन्होंने सोचा था। धन्यवाद।